अच्छा जी, हम वही जो आप पुरानी देख रहे हैं दान इफ्तार एडवेंचर पे, और हमारा जो टूर है फ्रॉम इस्लामाबाद G11 टू PC, और उर्दू पे हम गए। उर्दू को हमने देखा, उनकी कुछ डिस्कशन हुई, क्वेश्चन एंड आंसर, एंड आफ्टर दैट हमारी उनसे जो उर्दू के रिप्रेजेंटेटिव है उनसे भी जो है वो डिस्कशन हुई। दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। उसके बारे में हम डिटेल शेयर करेंगे, और काफ़ी ज़्यादा डिटेल आपको वासिफ शाह साहब भी बता देंगे, क्योंकि ये उर्दू के पार्टनर भी हैं। और इस जो है इसके अंदर अभी हम जिक्र करेंगे मोस्टली क्या है कि शाह जी का जो सेटअप है, जो स्टार्टअप है, पीछे से वो निकालना देखिए वो पड़ेगा। एग्जिट है ना, रोड क्लोज लिखा हुआ है वहाँ रोड पे। क्लोज्ड है। अच्छा, जो इनका इनके अपनी जो है वो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी है, जो इनका अपना स्टार्टअप है। मेरा ख्याल है ये आपका टेक बर्ड से पहले भी को आपने बैक इन attempt तो 2000 किए हैं ना? नहीं मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, Back in 2000 जो भी सक्सेस फेलियर सारा कुछ है वो शाह जी आप अपना शेयर करेंगे, बिल्कुल क्या कुछ था क्या नहीं था। और पहले श्योरली स्मॉल इनिशिएटिव के बाद फिर आपने एक बिग कंपनी, आई डोंट नो एग्जैक्टली जो भी है वो, ओवर टू यू, आप बताएं क्या बैक इन 2007 मैंने एक इनिशिएटिव लिया था एक्सट्रीम टेक्नोलॉजीज के नाम से, और उस वक्त आईटी का बूम चल रहा था। तो मैंने हम दोस्त ही आपस में मिले थे और हमने एक कंपनी इस्टेब्लिश की थी। और हमारा जो मोटिव था वो ये था कि हम लोग जो है वो क्लाइंट साइड के ऊपर फोकस ना करें इनिशियल लेवल के ऊपर, हम अपनी प्रोडक्ट जो है उसको बनाएं। उसी को एग्जीक्यूट करते हुए हमने एक रिटेल की प्रोडक्ट बनाई थी, जो कि रिटेल क्लाइंट साइड का मतलब है कि आप उसको मॉनिटरी ज़्यादा पैसों के लिहाज से नहीं देख रहे थे, उस प्रोडक्ट को आप चाह रहे थे कि वो एक अच्छा मार्केट में टेस्ट हो जाए, बूस्टअप हो जाए और लोग यूज करना शुरू। बिल्कुल ऐसे। उस वक्त मार्केट में रिनोन प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे बल्कि कंपेटिटर जो थे वो एक अबूजर के नाम से एक है सॉफ्टवेयर कंपनी, जिन्होंने दे आर गुड नाउ एट द मोमेंट। दे आर गुड। वो भी इनिशियल स्टेजेस पे थे और हम लोग भी इनिशियल स्टेजेस के ऊपर थे, और हमने भी उनके मुकाबले की प्रोडक्ट बनाई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जिसकी वजह से उस चीज़ को हमें जो है वो क्लोज करना पड़ा। फिर उसके बाद जो है वो बैक इन 2015 मेरे भाई ने सऊदीया में, क्या करें हम कहाँ से, रियाद में सीधे से निकले आप फिर मरी रोड से चलते हैं अभी। हाँ वहाँ से मरीड आ जाएगा, ठीक है। तो वो हम यहाँ रह चुके हैं आगे। अच्छा तो सॉरी आप बता रहे थे। उसमें ये था कि 2015 उन्होंने रियाद में कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट की और पब्लिक सेक्टर में ओरेकल ERP को पिच किया, और वो प्रोजेक्ट हमें मिल गया। सऊदीया में एक पब्लिक सेक्टर का डिपार्टमेंट है ECA के नाम से, इकोनॉमिक सिटी अथॉरिटी। वहाँ पे ओरेकल ERP की इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों ने स्टार्ट की और बड़ा सक्सेसफुल रहा वो अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से इधर जाना। जी यहाँ से निकले। अच्छा, तो उसमें क्या हुआ कि वो सक्सेस स्टोरी जो हमारी हुई, उसके बाद फिर हम लोग एज अ थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अरामको को भी सर्व करते रहे। डिफरेंट डोमेन्स के अंदर, कस्टम डेवलपमेंट्स के अंदर भी हम लोगों ने काम किया। अच्छा, अरामको भी आपका क्लाइंट रहा है? जी बिल्कुल ऐसे। वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। यस। तो उसके बाद हमने इनिशिएटिव लिया कि हम अपना जो किचन है उसको पाकिस्तान में इस्टेब्लिश करें। और बैक इन 2018 हमने यहाँ पर एक सब ऑफिस बनाया पाकिस्तान के अंदर, और हमने पाकिस्तान की मार्केट को भी एक्सप्लोर किया फ्रॉम डिफरेंट बिजनेस स्ट्रीमलाइंस। पर्टिकुलरली हम लोग ओरेकल में काम कर रहे थे, और ओरेकल ERP की साइड के ऊपर हमने ज़्यादा फोकस किया हुआ था। डेटाबेस सर्विसेज भी उसमें इंक्लूड थी, लेकिन ये था कि ERP डोमेन ज़्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग था, तो हमने वहाँ पे काम किया। लेकिन उसमें कोई सक्सेस स्टोरी हमारे पास एज सच नहीं आई। फिर 2020 में जो है वो हम लोगों ने जो है वो जॉइन हैंड्स किए एज अ पार्टनर उडू ERP के साथ। उडू ERP एट दैट मोमेंट जो है वो अपने इनिशियल स्टेजेस में था, क्योंकि उडू ERP पहले ओपन ERP कहलाता था, और उसके बाद फिर इसके OEM वर्जन्स जो है उनको लॉन्च किया गया। ठीक हो गया। और पहले फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल था, उसके बाद फिर लाइसेंसिंग फीस जो है वो आपको पे करनी पड़ती है, पड़नी शुरू हो गई थी। और उसके बाद जो है उन्होंने प्रॉपर तरीके से इसको लॉन्च किया। हम लोग वी वर द पायनियर्स। हम लोगों ने उडू ERP को फाइनेंशियल सेक्टर में
आपसे भी डाउन लग रहे हैं थोड़े से, खाया तो आपने ठीक ठाक है वहाँ पे? क्या खाया यार, कैसी बात कर रही थी, समोसे सड़े हुए थे वहाँ पे यार। ये तो मुझे तो सामने कराची नसीब बिरयानी भी नजर आ रही है। अच्छा, अभी तक घर जाके अच्छा, ये देखूंगा। आप किधर निकले? अब लेफ्ट 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 लेफ्ट, और वो मरीड चौक निकले? मरीड चौक वाह यार, निकले। जबरदस्त लेके आ गए। हाँ अच्छा ठीक है। तो उसमें ये है कि हम लोगों ने फाइनेंशियल सेक्टर में जो है उडू ERP को इंट्रोड्यूस करवाया। यहाँ पे एक फिनटेक है पाकिस्तान में, सादा पे के नाम से, जिसे सादा टेक जो है ना उसने लॉन्च किया था। वहाँ पे हमने उडू ERP की इम्प्लीमेंटेशन की। इनफैक्ट वर्ल्ड में जो है 2 इम्प्लीमेंटेशंस बैंकिंग सेक्टर में हुई थी उडू ERP की। एक USA में एक बैंक में हुई थी और एक पाकिस्तान में हम लोगों ने की थी। और वो प्रोजेक्ट जो है वो हमारा काफ़ी अर्सा तक चलता रहा। और उसके बाद फिर हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग लाइन भी ओपन की। यानी ERP डोमेन में जितनी भी सर्विस लाइंस हैं ऑलमोस्ट हमने उन सबको जो है वो टच किया, जिसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग आता है, रिटेल आता है, इसके अलावा आपका एजुकेशनल सेक्टर आता है, उसके अलावा आपका हेल्थ सेक्टर आता है। इन तमाम एरियाज़ को जो है ना हमने एक्सप्लोर किया। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमारे पास कराची के कुछ क्लाइंट्स मिले। इसके अलावा जो है वो यहाँ इस्लामाबाद में नॉर्थ की साइड के ऊपर हमारे पास NGO सेक्टर्स आए ने हमारे साथ प्रोजेक्ट साइन किया हमने उनके साथ। उनको हमने टोटली कस्टम जो है वो ERP सॉल्यूशंस बिल्ड करके दिए। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको जो है वो उडू का भी बारे में बताता जाऊँ। अच्छा, उडू से पहले मैं चाह रहा हूँ, श्योरली आप जब स्टार्टअप करते हो तो काफी चैलेंजेस होते हैं, Of course, मैं चाह रहा था थोड़ा सा अगर आप हाईलाइट करें उडू के बारे में भी, हम देखते हैं वो क्या है और वो चैलेंजेस क्या थे, वो क्या कुछ आपने ट्रेड ऑफ क्या किए, सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती हैं काफ़ी, फैमिली, घर और वो सारी चीज़ें भी हैं, फिर फाइनेंशियल काफ़ी होता है। वो कुछ बताएंगे क्या? कुछ ऐसा है कि जिस वक्त आप जॉब से अपनी आपको शिफ्ट करते हैं बिजनेस की स्ट्रीमलाइन के अंदर, और स्पेशली जब आप बिजनेस बिल्ड कर रहे होते हैं, वहाँ पे आपको फाइनेंशियल चैलेंज सबसे सिग्निफिकेंटली फेस होता है। क्योंकि आप एक लगी यानी बदी इनकम जो है वो उसके मोड से निकल के एक डिफरेंट इनकम के मोड में आ जाते हैं, जिसमें आपके पास इनिशियली जो है वो स्पेंडिंग ज़्यादा होती हैं और अर्निंग्स बिल्कुल नहीं होती। फिर चैलेंजेस क्या होते हैं, आपको अपनी कंपनी का प्रोफाइल बनाना होता है, बिल्कुल ऐसे ब्रांडिंग होती है, उसके अंदर ब्रांडिंग के साथ साथ उसमें जो दूसरा बड़ा फैक्टर होता है कि मार्केट में बहुत सारे और भी प्लेयर्स बैठे होते हैं जो कि मार्केट में काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट रखते हैं। आपने उनके भी साथ चलना होता है या उनके कंपटीशन में भी अपने आप को लेके चलना पड़ता है। हम लोगों ने उसमें एक स्ट्रेटजी डिफाइन की जो कि हमें बड़ा उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स निकले। हम लोगों ने डिफरेंट बड़ी कंपनीज, क्योंकि हम डेफिनेटली पहले से भी IT डोमेन में काम करते रहे थे, जैसा कि मैंने आपको अपना प्रोफाइल बताया कि मैं IT के साथ काफ़ी अर्से से एसोसिएटेड था, तो मुझे IT सेक्टर में लोग जानते हैं। तो उसमें क्या था कि इनफैक्ट मेरे भाई जो हैं वो भी ERP डोमेन में काम करते रहे, तो उनको भी यहाँ पर लोग काफ़ी जानते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ बड़े प्लेयर्स थे उनके साथ हम लोगों ने जाके MOUs साइन किए, जिसमें हमने उनसे ये कहा कि हम आपको बैक एंड के ऊपर रिसोर्सेज की जो है वो सर्विसेज ऑफर करेंगे, मींस कि एज अ डिलीवरी पार्टनर हम काम करेंगे आपके साथ। ठीक हो गया। तो उसमें फ़ायदा ये हुआ कि उसमें कुछ ऐसी हमारी डील्स हुई कि जिसके अंदर हम लोगों ने अपने रिसोर्सेज को ऑगमेंट किया, आउटसोर्स किया, उन लोगों को दिया और वो वहाँ से हम लोगों के लिए बिजनेस को जनरेट किया। साइमल्टेनियसली हमने यहाँ से ही बैठ के यही सेम मोड जो है वो अपने सऊदी ऑफिस में भी किया कि वहाँ पर जिनको रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट्स थी, हमने यहाँ से पाकिस्तान से रिसोर्सेज को ऑन बोर्ड करके वहाँ पर आउटसोर्स किया और वहाँ से भी हमने बिजनेस जनरेट किया। तो चैलेंजेस ऑफ कोर्स डेफिनेटली होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि बैक एंड के ऊपर आपके पास स्टार्टअप में अपने फाइनेंसिस को जो है वो बड़े ही कनात पसंदी के मोड में लेके चलना पड़ता है कि ज़्यादा स्टाफ आप नहीं अफोर्ड कर सकते। एक बंदा जो है वो मल्टीपल रोल्स पे काम कर रहा होता है, यानी मी माई सेल्फ अगर मैं कहूँ तो मुझे मल्टीपल रोल्स पे काम करना पड़ा, जिसमें अकाउंट्स को भी मैं हैंडल कर रहा हूँ, लीगल मैटर्स को भी मैं हैंडल कर रहा हूँ, HR को भी मैं हैंडल कर रहा हूँ। इसके अलावा ये कि आपकी डिलीवरी जो है, सेल्स को भी मैं मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो है वो एक ही बंदे के पॉकेट में थी। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर लोग आते हैं, लोग आपको ज्वाइन करते हैं, वो अपने अपने
एरियाज़ में एक्सपर्ट होते हैं और वो फिर आपसे आहिस्ता आहिस्ता वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते जाते हैं। लेकिन इनिशियल लेवल पे डेफिनेटली आपको सर खुजाने की फुर्सत नहीं होती, और स्पेशली आपने बिजनेस एज सुन एज पॉसिबल जनरेट करना होता है, क्योंकि आपने फाइनेंशियल इम्पैक्ट को कम से कम 16 घंटे तो डेली आराम से बल्कि समटाइम्स आपको इससे ज़्यादा भी देना पड़ता है, क्योंकि मल्टीपल प्रपोजल्स हो रही होती हैं, डिस्कशंस हो रही होती हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस चल रहे होते हैं। आप लोग क्लाइंट को प्रॉम्प्टली जवाब ना दें तो क्लाइंट ऑफ कोर्स ओपन मार्केट है, वो किसी और के पास चला जाता है। तो एक बड़ा चैलेंजिंग जो है ना, वो एक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर आपको बड़ा कमिटेड चलना पड़ता है। और ऑफ कोर्स जैसे अदनान आपने बात की कि फैमिली उससे डिस्टर्ब होती है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, स्पेशली आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपके माँ बाप। आप ये समझें कि आप उनके लिए भूले होते हैं और वो आपके लिए भूले होते हैं। तो ये बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो आपके पास समटाइम्स होता है। जो चीज़ मैंने लर्न की है इसके अंदर कि आपको पिच पे खड़े रहना है। हाँ, ये बात क्यों मैं कह रहा हूँ, जब हम लोगों ने बैक इन 2018 यहाँ पे काम स्टार्ट किया और उसके बाद जब 2020 में हमने उडू के साथ काम स्टार्ट किया, एट दैट टाइम पूरी दुनिया में कोविड ने बड़े बुरे तरीके से बिजनेसेस को अफेक्ट किया था, और हमारी आंखों के सामने बहुत सारे बड़े जाइंट्स यहाँ पर क्लोज भी हो गए थे, अपने बिजनेसेस को बंद करके चले गए थे, क्योंकि काम था नहीं, बिजनेस था नहीं। तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से उसको ऑर्गेनिकली हैंडल किया। जैसे मैंने कहा कि एक बंदा जो है वो मल्टीपल रोल्स पे काम कर रहा है तो हमने अपनी कॉस्ट को बहुत ही स्मार्टली हैंडल किया, जिसकी वजह से हमने सर्वाइव किया। अदरवाइज़ ये था कि यानी आप ये देखें कि ऑफिस हमने पहले बनाया हुआ था, हमने उसकी ऑफिस की कॉस्ट भी यानी कम की, उसको हमने वहाँ पे शेयर्ड ऑफिस मोड में मूव किया। यानी कंपनी को हमने मार्केट में खड़े रखा, ठीक है। और यही चीज़ आपको डिस्पाइट कोविड यही चीज़ आपको एक अच्छा जो है वो रिस्पांस देता है कि जो मार्केट में लोग बैठे होते हैं वो कहते हैं कि यस दे आर कमिटेड, दे आर सीरियस अबाउट देयर बिजनेस, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है कि लोग कहते हैं कि यार ये तो आए हैं और चले गए हैं, ठीक है। तो आपको जो एक्सपेंस को आपने बहुत मिनिमाइज किया, सबसे ज़्यादा बहुत मिनिमाइज किया, बहुत ज़्यादा मिनिमाइज किया। तो ये चीज़ है, और की फैक्टर यही है कि आपको पिच पे खड़े रहना है। आपने जो है वो डिमोटिवेट नहीं होना। बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे मैंने फाइनेंशियल फैक्टर की बात की। समटाइम्स कई प्रोजेक्ट्स आपके हाथ में आते आते कोई और लेके चले जाता है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप वहाँ पे डिमोटिवेट ना हो जाएं। और ये दैट्स वन ऑफ द क्वालिटी जिसके अंदर वो कहता है ना कि ऐसी चीज़ें, और उसको जो हमारी टेक्निकल या एजुकेशन टर्म में टेनेसिटी डिस्पाइट फेलियर, बिल्कुल ऐसे, ठीक है कि आपके फेलियर्स भी होते हैं लेकिन आप मुस्तकिल मिजाजी से खड़े हैं, बिल्कुल, और आप हिम्मत नहीं हारते। तो ये वन ऑफ द क्वालिटी और जो कि आपकी सक्सेस की तरफ लेके जाती है। बिल्कुल ऐसे, ठीक हो गया। तो ये है कि एक और चीज़ भी हमने वहाँ पे एग्जीक्यूट की, क्योंकि एज अ सिंगल एंटिटी आप जब एज अ स्टार्टअप एंटर होते हैं तो आपको बहुत तगदो करनी पड़ती है अपने आप को मार्केट में शोकेस करने के लिए, लोग आपको जाने पहचाने। एक तो स्ट्रेटजी मैंने ये बताया कि हम यहाँ मार्केट के प्लेयर्स के साथ हमने एमओयू साइन किए, हमने उनका ही मसल यूज़ किया और हमने अपने आप को यहाँ पर मार्केट में शोकेस किया। एक और चीज़ जो है क्या थी कि उडू ERP के साथ हम लोगों ने अपने आप को एसोसिएट किया एज अ पार्टनर, और बड़े ही अच्छा उडू का आप बताएं कि क्या है उडू, क्या है उसका आगे से। ERP जो इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो बेसिकली किसी भी बड़ी इंटरप्राइज के बैकबोन्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने तमाम के तमाम बिजनेस साइलोज जो जिन्हें आप डिपार्टमेंट्स कहते हैं, जैसे अकाउंटिंग है, आपकी सेल्स है, आपका मार्केटिंग है, आपका जो है वो HR है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, और मल्टीपल CRM है। ये तमाम चीज़ें इनको ये इनके प्रोसेसेस को इंटीग्रेट करता है। और उसका पर्पस क्या होता है? पर्पस उसका सिंपल ऑटोमेशन होता है। आप सारे टास्क पहले मैनुअल भी परफॉर्म कर सकते थे और करते रहे हैं, लेकिन आप उसको ERP सॉफ्टवेयर की मदद से क्यों परफॉर्म करना चाहते हैं? बिकॉज यू वांटेड टू सी द एक्चुअल पिक्चर ऑफ योर होल बिजनेस, कि आपका बिजनेस कहाँ खड़ा हुआ है, कहाँ स्टैंड करता है। और इसके अलावा चेक एंड कंट्रोल्स को स्ट्रॉन्ग करना दूसरा बड़ा मोटिव होता है। हम कह सकते हैं कि ये एक बर्ड्स आई व्यू देता है, बिल्कुल ऐसे, ईगल्स आई व्यू देता है कि ओवरऑल आप बिजनेस को, बिल्कुल ऐसे। अच्छा मेरे ख्याल यहाँ से भी ये बंद है।
मैचेस की वजह से बिल्कुल ऐसे हमें ऊपर से आना पड़ेगा। फैजाबाद से आना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो ERP बेसिकली इसका मैंने आपको बता दिया कि इसका पर्पस क्या होता है, ठीक है। और अब तो बल्कि AI आ गया, तो डैशबोर्ड्स की फैसिलिटीज़ भी आपके पास आ जाती हैं, जिसमें आपको वो फोरकास्टेड वैल्यूज़ बता रहा होता है कि यार डाउन द रोड 6 months 1 year में आपका बिजनेस कहाँ पे खड़ा हुआ होगा। तो ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का सिनेरियो है। अब बात करते हैं हम ERP डोमेन में क्यों हम आए, कैसे आए। हम ऑलरेडी पहले से हमारी एक्सपर्टीज़ थी। मैं जैसे आपको बताया कि मैंने डेटाबेस में काम किया, और डेटाबेसेस जो है वो फर्दर जिन एप्लीकेशंस को सर्व करती रहीं वो मोर और लेस ERP से रिलेटेड ही थी। जैसे मैं मिसाल दूँ आपको, कॉर्पोरेट बैंकिंग का एक सॉफ्टवेयर था वास्की बैंक में जो इम्प्लीमेंट किया, वो भी ऑटोमेशन के ऊपर ही था, ठीक है। इसी तरीके से अगर सिविल CRM के ऊपर मैंने काम किया तो वो भी डेफिनेटली उन्हीं चीज़ों को ऑटोमेट करता है। इसके अलावा जो है वो डिफरेंट और जो है ना बिजनेस स्ट्रीमलाइंस हैं, वो भी उसी चीज़ को एड्रेस करते हैं। तो बैकएंड पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्सपर्टीज़ थी वो मेरे पास थी, और जो बिज़नेस नॉलेज थी वो मेरे भाई के पास थी, बिकॉज ही इज़ बाय प्रोफेशन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट। और उसमें क्या है कि उनका काफ़ी एक्सटेंसिव उसमें एक्सपीरियंस था। तो और वो ओरेकल ERP के खुद सर्टिफाइड रिसोर्स भी हैं, PMP भी उन्होंने किया हुआ है, तो उनका फ्रंट एंड बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो ये एक परफेक्ट टीम थी, स्ट्रेंथ भी रही है ना। हाँ, ये एक टीम थी परफेक्ट। तो जैसे मैंने कहा कि इनिशियली ओरेकल ERP की साइड पे काम करते रहे, और उसके बाद फिर जब हम ODRP की साइड के ऊपर मूव हुए तो ये हमारे लिए अट्रैक्टिव क्यों रहा। जो SAP और आपका ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स के ERP सॉल्यूशंस हैं, ये सारे के सारे यूज़र फ्रेंडली नहीं थे जब आपका जो है वो Odoo ERP आया। और प्लस इनकी इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइंस बहुत ज़्यादा जो है ना वो हुआ करती थी। जब Odoo ERP आया तो उसने ये 2-3 ऐसे पॉइंट्स थे जिनको बेसिकली एलिमिनेट किया, जो कि एक बहुत बड़े एक ऑब्स्टिकल था किसी भी ERP सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन स्क्वीज़ की। जैसे मैं मिसाल दूं कि Odoo ERP इम्प्लीमेंट हुआ टोयोटा फ्रांस में, उन्होंने विदिन 6 months जो है ना वो पूरा सिस्टम खड़ा कर दिया। हालांकि एक छोटी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप ओरेकल या SAP इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं तो वो समटाइम्स जो है वो 2-2 साल लगे रहते थे इम्प्लीमेंटेशन में। तो Odoo ERP का ये एक चार्म था कि उसने ये तमाम जो ऑब्स्टिकल्स थे इस पर्टिकुलर डोमेन के, उसको एलिमिनेट किया। और यही हमारा भी एक अट्रैक्शन का बाइस बना कि ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम ऑलरेडी ERP सेक्टर में काम कर रहे थे और हम इम्प्लीमेंटेशन में ये चैलेंजेस फेस करते थे। तो इस वजह से हमने Odoo को एक्सप्लोर किया। उसका जो है वो पूरे तरीके से हमने उसको देखा कि वो क्या क्या उसके फीचर्स हैं, क्या हैं। दूसरा बड़ा उसका जो सिग्निफिकेंट फीचर था वो फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब ये कि वो हाईली फ्लेक्सिबल है, मींस के बिजनेस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के पर्सपेक्टिव से अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने स्पेसिफिक बिजनेस ऑपरेशंस को मैप करना चाहता है अपने ERP सॉल्यूशन में, तो उसकी जो चेंज मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। ठीक हो गया। तो इसके बरक्स बाकी जितने भी प्लेयर्स थे उनकी वहाँ पे जो है ना आपको काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे। और ये चीप भी है। दूसरी चीज़ चीप भी है। लेकिन देखें SMEs लेवल पे तो आप फाइनेंसिस को जारी बात देखते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर में आप फाइनेंसिस को नहीं देखते, आप आउटपुट को देखते हैं। आप ये देखते हैं कि स्टेबिलिटी कितनी है, कितना सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर है, ठीक है, स्टेबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। दूसरा हमें फ़ायदा ये भी बहुत ज़्यादा हुआ, अभी हम एक रोड शो करके आए हैं, मतलब देख के आए हैं यहाँ पे, तो इनके साथ 2020 से हम काम कर रहे हैं। हमने Odoo के साथ कोलैबोरेट करके ऑलमोस्ट ये कहें कि तमाम डोमेन्स को टच किया। यहाँ पर एक इनबॉक्स टेक्नोलॉजीज़ है, उसके साथ हमने कोलैबोरेट किया, और UGC है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसके एक प्रोजेक्ट पे हमने प्रपोजल्स पे काम किया। वहाँ पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा सा इशू आया, एंड व्हाट वी हैव इनफैक्ट फेस्ड द बिग चैलेंज कि Odoo के पास इनफैक्ट खुद
उन इंफ्रास्ट्रक्चर से की रिक्वायरमेंट से रेलेवेंट सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं थे। जैसे मैं टेक्निकली की बात करूं तो Oracle डेटाबेस जो है वो बहुत ही एक रिलायबल सॉल्यूशन है, ठीक है, यानी इन टर्म्स ऑफ हाई अवेलेबल इन्वायरमेंट, मींस कि अगर आपके पास मल्टीपल सर्वर्स हैं डेटाबेस के तो आप उनको जो है वो हाई अवेलेबिलिटी मोड के अंदर रन कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर Odoo ERP में बैकएंड पे जो डेटाबेस चल रही थी उसके पास हाई अवेलेबल इन्वायरमेंट्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, और पब्लिक सेक्टर के क्लाइंट की ये एक सिग्निफिकेंट रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपका सिस्टम जो है ना वो अवेलेबल होना चाहिए 24/7। तो वहाँ पे हम लोगों ने अपने आगे से निकले, इधर से नहीं, आगे किधर से? वो जो है यार वो शायरे जमहूरियत से नहीं निकलता गया। हाँ, वो जो यहाँ से फिर आपको ऐसे मूव कर मैं आप आगे बढ़ेंगे, इशारा भी नहीं पड़ेगा ऐसे। तो वो ये था कि हम लोगों ने अपनी एक्सपर्टीज Odoo के साथ शेयर की और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हमें काफ़ी एप्रिसिएशंस मिली। डॉक्यूमेंटेशंस के पर्सपेक्टिव से भी हम लोगों ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, और जैसे Odoo खुद भी ब्रांडिंग पे काफ़ी फोकस किए बैठा था, तो हम लोगों ने भी उस चीज़ में काफ़ी पार्ट प्ले किया। तो इस वजह से जो है वो हमारा कोलैबोरेशन Odoo के साथ बहुत अच्छा रहा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि Odoo ERP इटसेल्फ जो है ना वो क्या सर्विसेज ऑफर करता है। ERP डोमेन, उनके पास फ्लेवर्स कौन कौन से हैं? Odoo ERP के पास आगे वो मैन ब्लू एरिया से कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो। Odoo ERP के पास 2 फ्लेवर्स अवेलेबल हैं, एक है एंटरप्राइज लेवल का और दूसरा है आपके पास कम्युनिटी एडिशन। Odoo क्या कहता है? Odoo आपको जो है वो देता है एक फ्रेमवर्क और कहता है कि आप जो है वो अपनी एक प्रोडक्ट खुद उस फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। और वो प्रोडक्ट जो है वो आपकी अपनी ओनरशिप में आती है, उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी पड़ती। बाकी जो एंटरप्राइज लेवल का सोल्यूशन अवेलेबल है उनके पास, वो मार्केट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके बनाया जाता है, या जो प्रिंसिपल जो Odoo बैठा हुआ है उसकी इम्प्लीमेंटेशंस दुनिया में मल्टीपल जगहों पर हैं, तो वो डिफरेंट बिजनेसेस के डिफरेंट चैलेंजेस को एड्रेस करके एक वर्जन लॉन्च करता है, ताकि तमाम जगहों पर जहाँ भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है तो वहाँ पर मैच्योरिटी आ सके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। अब बात करते हैं कि एंटरप्राइज लेवल पे आपके पास फर्दर कितने फ्लेवर्स हैं। वहाँ आपके पास 2 पर्टिकुलर फ्लेवर्स अवेलेबल हैं। एक फ्लेवर आपके पास है स्टैंडर्ड एडिशन का। स्टैंडर्ड एडिशन वही चीज़ है कि आप ग्लोबल नॉर्म्स को फॉलो करके जो है वो ERP इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं, यानी उसमें किसी किस्म के बिजनेस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स नहीं है, तो वो एक आउट ऑफ बॉक्स चीज़ आप लाएं और आप आपने प्लग एंड प्ले उसको इम्प्लीमेंट कर दिए। दूसरा आता है आपके पास Odoo SH। Odoo SH जो है वो आपको ये लेवरेज देता है कि आप जो है वो उसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस कर सकते हैं। स्टैंडर्ड एडिशन में भी थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस नहीं होती, यहाँ पे आपके पास थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस अवेलेबल होती हैं। मीन्स कि अगर आप सपोज आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन, कोई QR स्कैनर्स का कोई एप्लीकेशन आपने इंटीग्रेट करनी है, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो उसकी लेवरेज आपको Odoo SH में मिलती है। अब यहाँ पर आती हैं 2 और फ्लेवर्स, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से आते हैं। ये दोनों सॉल्यूशंस आपके पास ऑन प्रेम भी अवेलेबल होते हैं, मीन्स कि अगर क्लाइंट के पास अपने सर्वर्स अवेलेबल हैं तो वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, और क्लाउड जो है उस पर भी अवेलेबिलिटी है। Odoo के क्लाउड सर्वर्स जो हैं वो बेसिकली गूगल के क्लाउड सर्विस से मैनेज किए जाते हैं। Odoo ने वहाँ से सर्विसेज परचेज की हुई हैं, तो यू कैन सी एक्सपेक्ट द परफॉर्मेंस कि वहाँ पे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है उनको। तो ये बेसिकली Odoo का जो है वो टोटल सिनेरियो है। सो फॉर कैसे चल रहा है Odoo के साथ, और जो कंपनी नेम इज टेक्नोलॉजी बर्ड जी, तो कैसा है अभी टेक बर्ड का और Odoo का, क्या कह सकते हैं इसमें? चैलेंजेस ऑफ कोर्स हैं। चैलेंजेस इस वजह से हैं जो कि हमने फेस किया कि इनिशियली पाकिस्तान में Odoo वालों का अपना ऑफिस नहीं था, तो हम लोगों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड सपोर्ट नहीं मिलती थी। यानी समटाइम्स क्लाइंट के पास आप गए हैं तो क्लाइंट ने क्वेश्चन रेज किया कि यार प्रिंसिपल कहाँ है, ठीक है, क्योंकि जिनकी प्रोडक्ट है वी वांट टू सी देम, सीधा निकलना ऊपर से नहीं, ऊपर से ठीक है जी। तो वहाँ पे हमें चैलेंजेस फेस होते थे कि यार प्रिंसिपल की अवेलेबिलिटी नहीं हुआ करती थी। नाउ दे आर हेयर
तो हमें अब वो चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ते। हम लोगों को उर्दू की साइड से फुली सपोर्ट मिलती है। और इसके अलावा जो है वो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उर्दू की जो है वो एक किस्म की लोगों को नो-हाउ भी हो रही है, वरना इनिशियली हर किसी के मुंह पे ओरेकल, SAP एंड माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स का ही नाम चलता था। और इसकी वजह एक ये भी थी कि मार्केट में जो प्रोफेशनल्स थे जो इनफैक्ट इन टूल्स पे काम कर रहे हैं वो ज़्यादा जो है वो इन्हीं मार्केट प्लेस के थे, ओरेकल के थे, SAP के थे, पुराने लोग थे। तो इस वजह से कोई बंदा भी किसी एंटरप्राइज में गया तो वहाँ पर उसने रिकमेंडेशन में सबसे प्रायोरिटी पे रखा जी SAP लगवा लें आप या आप ओरेकल लगवा लें। तो जब बेंचमार्किंग के जो फिगर्स हैं उर्दू के, वो जब डिफरेंट जगहों पर इन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद विजिबल हुए मार्केट में, तब जो है वो लोगों का ट्रस्ट लेवल इसकी तरफ डाइवर्ट हुआ है। टाइम लगता है उसका। यानी आप ये देखें कि बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, यानी सिटीजन वॉचेस की मैं बात करूं, उन्होंने SAP को डिस्कार्ड किया और उर्दू ERP को इम्प्लीमेंट किया। सिटीजन वॉचेस बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है बिल्कुल। मैंने आपको टोयोटा की एग्जांपल दी है, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। इसके अलावा भी बहुत सारे और ब्रांड्स हैं, यानी ऐसी कंपनीज भी हैं जिनके रेवेन्यूज जो हैं वो बिलियंस में हैं। तो अच्छा, ठीक हो गया। मैं चाह रहा था कि जो टेक स्टार्टअप करने वाले हैं जो लोग, उनको क्या एडवाइस करेंगे, और करंट पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उस लिहाज से, और जो स्पेशली मैं कहता हूँ जो डिसरप्टिव जो चेंज आ रही है टेक के अंदर AI की वजह से, तो वो उसको भी कंसिडर करते हुए आप क्या एडवाइस करते हैं जो जेम स्टार्टअप्स फर्म्स हैं या मैं कहूँ फ्रीलांसर्स हैं? क्या देखें, टेक्निकल साइड के ऊपर ये पर्टिकुलर बिजनेस जो है ना, ये सर्विस इंडस्ट्री की स्ट्रीमलाइन में फॉल करता है। ठीक हो गया। अच्छा, सर्विस इंडस्ट्री अगर आप वैसे भी उठा लें, हम टेक्निकल को बाहर निकाल देते हैं, वो डिपेंड करती है ट्रस्ट के ऊपर। ठीक है, आपका ट्रस्ट जो है जितना स्ट्रांग होगा उतना आप अच्छा बिजनेस चला सकते हैं। और वो ट्रस्ट उसी वक्त स्ट्रांग होता है कि आपके पास प्रोफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए। स्टाफिंग बेशक आप ना करें, बट जो आप बात करें बेशक आउटसोर्स, लीन मैनेजमेंट पे चले जाएं आप, कोई इशू नहीं। ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमने यहाँ से लेफ्ट होंगे, आप मुझे ड्रॉप करेंगे फिर आप। ठीक है। आप ट्रस्ट डेवलप करेंगे, यानी आप यहाँ से लेफ्ट होंगे। ठीक हो गया। ठीक है जी, ये नया बनाना सारा। तो ट्रस्ट आप डेवलप करेंगे क्लाइंट्स के साथ, या जो जिनको आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनके साथ, जो कमिटमेंट्स की हैं उनको आप फुलफिल करेंगे, तो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम बट इट विल गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट्स। अदरवाइज क्या है कि अगर आप अपना फेशियल इंप्रेशन इनिशियल के कुछ सालों में ही खराब कर देंगे, ले लूं या आगे से जाएंगे? यहाँ से, यहीं से। ठीक है, सही है। अगर आप इनिशियली ही आप ये काम करेंगे तो डेफिनेटली वो सर्विस इंडस्ट्री में एक बहुत बैड इम्पैक्ट होता है। या अपना फेशियल इंप्रेशन खराब करते हैं तो मार्केट में बात फैल जाती है। पाकिस्तान की तो IT मार्केट वैसे ही बहुत छोटी सी है, तो वो बात निकलते पता नहीं चलता कि यार किधर बात चली गई है। तो मेरी सजेशन यही है कि आप बेशक एज अ सिंगल एंटिटी बेशक आप स्टार्ट करते हैं, स्टिल यू शुड हैव द प्रोफिशिएंसी कि आप क्या सेल कर रहे हैं, कौन सी सर्विस दे रहे हैं। और इनिशियली एक स्पेसिफिक नीश को ले लें, किसी एक स्पेसिफिक नीश को ले लें, उसमें आप एक्सपर्ट हो जाएं, मार्केट प्लेयर्स के साथ जुड़ जाएं। ठीक है, जिस तरह भी करना चाहते हैं, कोलैबोरेट कर लें, बिल्कुल जॉइंट वेंचर कर लें, कुछ भी कर लें, बट जो भी कर रहे हैं उसका आपको पूरा एंड टू एंड पता होना चाहिए। क्योंकि क्लाइंट्स के पास आप जब जाते हैं तो देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस, मल्टीपल इंक्वायरीज। अगर आप वहाँ पे गूफ बन के खड़े हैं तो डेफिनेटली यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एक्सपर्ट, और वो ट्रस्ट आपका जो है ना वो हो जाएगा। यदि यहीं पे उतार दें मुझे, मैं निकलता हूँ। ठीक हो गया शाह जी, इंशाल्लाह गपशप लगेगी, और ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था, और बाकी टेक से रिलेटेड भी आपसे बाद में भी इंशाल्लाह गपशप लगेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपको खैर ऑफिस से लेके जाए, और थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हुआ किसी को भी तो मेरे से पूछ सकते हैं आप मैसेज के अंदर, और मैं शाह जी से पूछ के आपको बता दूंगा, और कोई गाइडेंस चाहिए हो तो फिर वो भी इंशाल्लाह मिल जाएगी। अदनान इफ्तार एडवेंचर देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जिसने भी लाइक नहीं किया वो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, फिर लाइक करें, देन शेयर करें, और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।